क्वेश्चन नंबर 57 नोट करें, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is zeros as -2 and 5 is ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है मोर देन 3। मोर देन 3 वो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके जीरो सिर्फ -2, ओनली -2 एंड 5 ऐसा होना चाहिए, ये नहीं बोला उन्होंने। तो मैं ये कहूंगा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं -2 एंड 3। -2 एंड 3 हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जिसके 2 जीरोस -2 और 3 हो और बाकी जो तीसरा जीरो है भाई, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें कितने जीरोस आते हैं? 2 आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस आते हैं, तो हो सकता है -2, 3 एंड 1 अदर जीरो, कोई तीसरा और जीरो हो, है ना। 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद जैसे अच्छा क्वाड्रेटिक का क्या होता है? क्वाड्रेटिक का ये होता है बेटा ax² प्लस bx+c, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx+t, ये क्यूबिक हो गया। ऐसे ही हम बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक की, सॉरी सॉरी, -2 एंड 5, -2 और 5। फिर बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर 3 थी, यहाँ मैक्सिमम पावर x की 2 थी, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है, तो ये क्या हो गया? ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो साफ समझ में आ गया कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। जब x की मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका मतलब इसके 4 जीरोस आएंगे। तो एक जीरो हो गया -2, दूसरा हो गया 5 एंड 2 अदर जीरोस, बाकी के 2 और जीरोस हो जाएंगे। ऐसे ही मैं ये कहूं कि जिसकी मैक्सिमम पावर 5 हो उसके कितने जीरोस होंगे? 5 जीरोस होंगे। जिसकी मैक्सिमम पावर 6 हो उसके कितने जीरोस होंगे? 6 जीरोस होंगे। तो हम ये देख रहे हैं, उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछ रहे हैं कि कौन कौन से, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक ही हो। ठीक, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑलवेज मोर देन 3। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो मोर देन 3 ही होंगे। बताइए जी, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 57 था, अलग था और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पे। उसके बाद अगला देखिएगा 58, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, 58 नहीं करना, क्यूबिक का है, छोड़ दो। 59 भी क्यूबिक का है, छोड़ दीजिए। उसके बाद है 60, 60 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा अक्षत, जो तुमने भेजा था क्वेश्चन नंबर 39, वो इसी बुक का है, मास्टरमाइंड का? यस सर। ठीक है, अभी करवा रहा हूँ, पहले ये 60 कर लेते हैं फिर वो भी करवाता हूँ। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the zeros of the quadratic polynomial the zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127
एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर ऑप्शंस देखिए, ए है बोथ पॉजिटिव, बी है बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, बी है बोथ नेगेटिव, सी है वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, और डी है बोथ इक्वल, डी है बोथ इक्वल। तो बस क्या करना है कि ये जो दे रखा है इसके मेरे को मिड टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइजेशन कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 99x, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 127 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर 5, 5 से नहीं होगा, 7 से 57 नहीं होगा, फिर अगला 11, 11 से नहीं होगा, 13, 13 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 13 के बाद आता है 17, 17 से, 17 से भी नहीं होगा, 17 के टेबल में 127 तो नहीं आता ना, नहीं आता। 19, 19 से होगा क्या, नहीं, 19 5 जा 95 होगा, 95 114, 19 से भी नहीं हो रहा है, किससे होगा ये, 19 के बाद क्या आएगा, 23, 23 से हो रहा है क्या, 23 9 जा करके देखें, नहीं, ये किससे डिवाइड होगा, 127 और इधर 99 है, 23 से भी नहीं होगा, 23 के बाद अगला कौन सा आता है, 29, 29 से 9 3 का 27 4 का 36, 29 से भी नहीं हो रहा है ना, ये किससे होगा भाई, इसके तो फैक्टर्स इस तरीके से हो ही नहीं रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सिलेबस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चलो इसको अलग तरीके से करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है, हम सीधा सीधा बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 99 और c इज इक्वल टू 127। तो मैं ये कह देता हूँ कि चलिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा और बीटा ही तो इसके जीरोस हैं और मुझे अल्फा और बीटा ही निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का 99 अपॉन 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 99, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी कितना है 127 अपॉन ए कितना है 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 127, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ से ना मैं अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा, अल्फा माइनस बीटा किस तरह से निकलेगा वो देखिएगा। हम एक काम करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा है ना मेरे पास, इसका स्क्वायर कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा माइनस 99, तो माइनस 99 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 127। 99 का स्क्वायर कितना होता है
9 9 81, 9 9 81 और 8 89, 9 और 8 17, 9801। ठीक है, तो -99 का स्क्वायर हो गया बेटा 9801 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 7 14, 2 2 4, 254 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9801 माइनस 254। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 4 कितना हो गया 7। यहाँ पर बचा हमारे पास 9, 9 माइनस 5 हो गया 4, और यहाँ पर क्या बचा 7, 7 माइनस 2 हो गया 5, तो 9547 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 9547। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है ऐसे ही मेरे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। बेटा ये क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 9547 माइनस 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा ही तो आया था 254, तो माइनस का 254। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 4 हो गया 3, 14 माइनस 5 हो गया 7 माइनस 4 हो गया 3, 14 माइनस 5 हो गया 9। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 4, 4 माइनस 2 हो गया 2, 9293 आ गया। ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 9293, अंडर रूट 9293। स्क्वायर रूट लेना याद है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई स्क्वायर रूट लेना आता है। अक्षरा, अक्षत, इशिता, पालकी, प्राजक्ता, अगर भूल गए हैं तो मैं करके दिखा रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ। चलिए जी देखिए, जैसे 9293 है तो 9293 का स्क्वायर रूट लेंगे और इधर पॉइंट लगाकर एक 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं और लेफ्ट में इधर से लेफ्ट में राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो 2 का ग्रुप ये, 2 का ग्रुप ये, तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करते चलेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे कर लेता हूँ 9293.0000, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 है ना, तो 9 9 जा 81 चलेगा। तो यहाँ पर 9 9 जा 81, 92 माइनस 81, 2 माइनस कितना हो गया 11 हो गया। फिर ऊपर से ये जो 93 है ये नीचे कॉपी कर लिया, तो 1193। पहले 9 में 9 को मल्टीप्लाई करा था तो 81 आया, अब 9 में 9 को ऐड कर दो तो इधर आ जाएगा 18। और 18 के आगे फिर एक नंबर लगाओ, जैसे मान लो मैंने इसके आगे लगा दिया 2, तो उससे भी बात नहीं बनेगी। इसके आगे लगा दो 4, नहीं, और बड़ा लगाएंगे 5, 5 या 6 लगाते हैं, चलो 6 से हो रहा है, 6 6 ज्यादा हो जाएगा, 6 6 36, 3 कैरी आ गया, 6 8 48 और 3 51, 5 कैरी आ गया, 6 1 6 और 5 11, 11 1 6। तो इसके आगे मैंने 6 लगाया, 6 से इसको मल्टीप्लाई करा, पॉइंट लगा दीजिए, 13 माइनस 6 हो गया 7, कितना होता है 87 आ गया ना।
नहीं 77, सॉरी 77, 77 आ गया, फिर 2 जीरो और कॉपी करिए नीचे, तो 7700। तो 186 में 6 को मल्टीप्लाई करा था, 186 में 6 को ऐड कर दो तो 192, 192, 192 के आगे कुछ लगाइए, 192 के आगे मान लो मैंने 4 लगा दिया। हाँ 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 9 जा 36, 3 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 और 3 7 6 9 6, लगभग लगभग इसके आसपास का ही है। ठीक है, बस 4 डिजिट कम रह गए। ठीक है, तो आप इधर 4 लगाएंगे, इधर 4, तो 96.4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 96.4। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो, आपके पास अल्फा माइनस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 3 को सॉरी, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो तो क्या से आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 99 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 96.4। ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस अल्फा ये कितना हो गया 2 अल्फा, और 99 में से 96.4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 माइनस का 2.6, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1.3। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1.3, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप फर्स्ट में इसमें इस वाली इक्वेशन में या इस वाली में किसी में भी डाल दीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1.3, तो बीटा कितना हो जाएगा -1.3, सॉरी गलत लिखा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 99, तो बीटा कितना हो जाएगा -99 माइनस अल्फा, तो -99 और माइनस -1.3, तो -99 प्लस का 1.3 हो जाएगा, यानी कि 99 में से आपको 1.3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 97.7, तो माइनस का 97.7, तो हमारे जो दोनों रूट्स आ रहे हैं, दोनों जो जीरोस आ रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, बोथ नेगेटिव। बताइए क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद आपका जो डाउट था अक्षत वो करवाता हूँ मैं 39। 39 क्वेश्चन देखिएगा, मैं इस तरफ करा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज -1/6, if the sum of the zeros of if the sum of the zeros of a polynomial is -1/6 and product of the zeros of the polynomial and product of the zeros of the polynomial is -2, then the polynomial is
is -2, then the polynomial is, ऑप्शन ए है x square minus 1/6x plus 2, ऑप्शन बी है x square plus 1/6x minus 2, x square plus 1/6x minus 2, ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी है 6x square minus x plus 12, और ऑप्शन डी है 6x square plus x minus 12। तो आपकी मर्जी है। इफ द सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इनटू बीटा दे रखा है, देन द पॉलिनोमियल इज, तो आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि जब मेरे को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे होते हैं तो पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के का मतलब के कांस्टेंट है, वन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/6, यहाँ लिखे -1/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है -2, माइनस का 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x -2, ऑप्शन बी। समझ गए? सर जो मैंने इसका सॉल्यूशन भेजा था वो सही है या गलत? मेरे को ना अभी सॉल्यूशन ध्यान नहीं, तुमने क्या करा था, यही था आंसर, नो यही सर, आ ऐसा रहा नहीं किया था। है, आंसर यही आ रहा है, करा अलग तरीके से है क्या? सर मेरा आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी? यस सर। ऑप्शन डी हो सकता है तुम्हारा भी ठीक हो। देखिए कैसे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है, और ये रह गया सिर्फ x, और ये हो गया 1 6 6 6 2 12, तो क्या होगा कि 6x स्क्वायर प्लस x -12, ये तुम्हारा ठीक तो है, लेकिन इसके बाहर ना 1/6 जरूर होना चाहिए था, तो तुम्हारे में 1/6 था बाहर? नहीं, नो सर। है ना, क्योंकि ये क्या है कि ये अभी पॉलिनोमियल बोला जा रहा है, पॉलिनोमियल तो ये नहीं है, पॉलिनोमियल तो यही है जो बी वाला है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम 6x स्क्वायर प्लस x -12 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो, क्योंकि वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो उसमें जो इधर 6 है वो 6 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ, ये है। चलिए जी, कौन सा देखा था लास्ट हमने, 57? 57 के बाद में, अच्छा 60 था। सिक्सटी वन देखते, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस, अभी आ रहा हूँ। चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k x square plus kx plus k comma k is not equal to 0. ऑप्शन ए है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट both be positive. ऑप्शन बी है आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल. ऑप्शन सी. अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ऑप्शन सी है ये आर ऑलवेज अनइक्वल, और ऑप्शन बी जो है वो है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव. और ऑप्शन डी, मैंने सी पहले लिख दिया बी बाद में लिख दिया, और ऑप्शन डी है आर ऑलवेज इक्वल. आर ऑलवेज इक्वल. अब जरा देखिएगा कि मैं बताता हूँ. द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बता रहे हो, ए. आंसर तो इसका ए ही है, ठीक है. द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और उन्होंने बोला के इज नॉट इक्वल टू 0. के 0 के बराबर नहीं है, मतलब के नेगेटिव भी हो सकता है, के पॉजिटिव भी हो सकता है. उन्होंने तो उसके जीरोस के बारे में बात करी है, तो हम ये कहेंगे कि जो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और b इज इक्वल टू के, और सी भी के इक्वल हो गया, ठीक है. तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि कैन नॉट बोथ बी, अच्छा सॉरी, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं ये कहूंगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन 1. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा बीटा की. अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी अपॉन ए, यानी कि के अपॉन 1. तो अल्फा बीटा हो गया के. एक आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के, और एक आ रहा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के. तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद देखिएगा, अब इससे मैं कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ. इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के और अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, ये है. तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि के इज नॉट इक्वल टू 0. तो मैं एक काम करता हूँ, दो केसेस ले लेता हूँ. केस फर्स्ट, क्योंकि बस एक ही तो दे रखी है कंडीशन के इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं ये कहूंगा इफ के इज लेस देन 0. इफ के इज लेस देन 0, अगर के 0 से छोटा है तो, अगर के 0 से छोटा है यानी कि के नेगेटिव है, अगर के नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस ऑफ नेगेटिव टर्म, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टर्म। भाई के लेस देन जीरो है अगर, तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है, मान लो -1 है या मान लो -2 है या -3 है, तो वो एक नेगेटिव टर्म ही तो हो गई। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इस केस में। दूसरा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है के, तो अल्फा बीटा की वैल्यू के का मतलब क्या है, के नेगेटिव है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होना, इससे तो कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन अल्फा बीटा का नेगेटिव होना इससे साफ समझ में आता है। इट इंप्लाइज दैट अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज नेगेटिव, या अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। मतलब दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। केस फर्स्ट, फिर बात करते हैं केस सेकंड की। इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर k 0 से बड़ा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉजिटिव टर्म, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना था, -k था, तो माइनस ऑफ पॉजिटिव टर्म। अल्फा प्लस बीटा तो यहां से नेगेटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है k, और k क्या है, पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव, और अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज नेगेटिव। तो दो चांसेस हैं दो चांसेस हैं। तो केस फर्स्ट भी हो सकता है, केस सेकंड भी हो सकता है, आइदर दिस और दिस। तो हम ये कहेंगे कि आंसर इसमें आ रहा है, आंसर है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। देखो दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, ठीक है। केस फर्स्ट का मतलब क्या है कि या तो ये या फिर ये। केस फर्स्ट का मतलब ये है कि या तो के अगर लेस देन 0 होगा तो ये केसेस आ रहे हैं, और के अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये केसेस आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा लिया जाए, कुछ ऐसा लिया जाए जो दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आ रहा है अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, यहाँ पर अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर आ रहा है अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव के केस में अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन तो कट गया। ये ऑप्शन किसी भी तरीके से ये लग ही नहीं सकता, इसमें ये ऑप्शन सही नहीं बैठ सकता। तो हम ये कहेंगे कि अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज नेगेटिव, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तो किसी भी केस में अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, समझ गए। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर भी देख लो इस केस में तो बन सकते थे, लेकिन फिर वो अल्फा बीटा वाला ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ऑप्शन ए ही सही है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। बताइए जी, क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों को? अक्षरा, अक्षत, इशिता, प्राजक्ता, विदिशा, यस सर। यस सर। समझ गया ना सभी? चलिए आगे चलते हैं फिर। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम्पलार का क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला, अगला है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, उसमें भी कोई टर्म हमको नहीं दे रखी है। क्वेश्चन 62, 62 में क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c ax square plus bx plus c comma c is not equal to 0 are equal, then option A है C and A have opposite signs. तो ये भी इसी तरीके से थोड़ा एनालाइज करने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला उतना नहीं है. C and A have opposite signs. Option B. C and B have opposite signs. Option C. Option C has C and A have the same sign. Have the same sign. Or option B has C and B have the same sign. ठीक है, ये है. अब इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा. द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल. अगर इसके जीरोस इक्वल आ जाते हैं और यहां पर दे रखा है कि c इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हो गए. अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. अब दे रखा है कि उसके जो जीरोस हैं वो इक्वल हैं. Since alpha is equal to beta, therefore alpha plus alpha is equal to minus b upon a. और यहाँ पर alpha into alpha is equal to c upon a. तो 2 अल्फा हो गया माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और अल्फा स्क्वायर हो गया सी अपॉन ए के इक्वल. ये हो गया सी अपॉन ए के इक्वल. अब यहां से वो पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना है कि सी ए सी बी सी मतलब इनके साइन क्या क्या होंगे, सेम होंगे, अपोजिट होंगे, क्या क्या होंगे. देखिएगा यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा. आप ये देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन 2 है. यहां से अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 है आ गई, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन ए ये आ गई. तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालूं तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ये नीचे हो गया 4a स्क्वायर, और इधर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये भी है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं. बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए. यहां से एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ गया यहाँ पर. हाँ जी, अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac का मतलब क्या है कि C एंड A हैव अपोजिट साइंस. ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन प्रूव नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि C देखो 4 तो प्लस का हो गया, और C और A के अगर साइन अपोजिट हो गए
दोबारा से समझना कि ये तो हमारे पास क्या हो गया कि बी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर है, और सी और ए के साइन अगर अपोजिट हो जाएंगे तो इधर वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा सी एंड ए हैव अपोजिट साइंस नहीं होगा। फिर है सी एंड बी हैव अपोजिट साइंस, सी एंड बी हैव अपोजिट साइंस, ये एक बार को सी एंड बी हैव अपोजिट साइंस, चलो इसको 1 मिनट होल्ड पर डालते हैं। सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी एंड ए हैव द सेम साइन, बिल्कुल ठीक है। सी एंड बी हैव द सेम साइन, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका ज्यादा करेक्ट है। क्या दे रखा है? ऑप्शन सी ही दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि सी और बी के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी और ए दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, सी और ए दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, एंड बी स्क्वायर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि वो बी का स्क्वायर है और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, अब बस आज इतना ही करिए और बाकी के क्वेश्चंस इसके ट्राई करिएगा। ऑलमोस्ट ये आपका खत्म सा ही है, मतलब सारे क्वेश्चंस आगे रिपीट हो रहे हैं, बस ये कुछ हैं थोड़े से जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने आपको एमसीक्यूज एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नहीं करवाए और एक ट्राइंगल्स के नहीं करवाए। कोऑर्डिनेट हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्रोबेबिलिटी है ना, इसकी शायद जरूरत उतनी पड़ेगी नहीं, एरिया रिलेटेड टू कर लिया था, प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ट्राइंगल्स ही बचा है ना। चलो ठीक है, जल्दी फिनिश करके फिर फुल सिलेबस का टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे। ओके।